देखिए, अपने देश में बैठ के दुनिया भर से कमाई करना ये सुनने में काफी ग्लैमरस लगता है और ये बात सही भी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जो आप कम कैपिटल में भी शुरू कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपोजर तो मिलता ही है इसमें। लेकिन असली सवाल ये है कि इसकी शुरुआत करें कैसे, किन किन डॉक्यूमेंट्स, किन किन रजिस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ती है, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और बिगनर्स इसमें क्या क्या गलतियां करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सी अंकुर अग्रवाल और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कैसी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरत होती है एक IEC नंबर की। इसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी बोल सकते हैं, जो आपको एक ग्लोबल आइडेंटिटी देता है। ये DGFT के साइट से आपको सिर्फ भी आप अप्लाई करके ले सकते हैं। ये नंबर कैसे लिया जाता है ये भी मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों के बाद बताऊंगा। इसके बाद जरूरत होती है GST रजिस्ट्रेशन की। भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो GST रजिस्ट्रेशन एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद हमें एक आइस गेट एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि ऑनलाइन होता है। आइस गेट के वेबसाइट पे जाके लेना पड़ता है। इसके बाद जो जरूरी होता है AD1 अप्रूव्ड बैंक में करंट अकाउंट खोलना। आप सोच रहे होंगे यार ये AD1 अप्रूव्ड बैंक क्या होता है। कोई ज्यादा खास बात नहीं है। RBI ने कुछ बैंक्स को अप्रूव दे रखा है। मोस्टली सभी अच्छे बैंक इस कैटेगरी में आते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को रिसीव करने के लिए ऑथराइज होते हैं। आप उस बैंक में आपको एक करंट अकाउंट खोलने की जरूरत है जिससे कि आप भविष्य में पैसा रिसीव कर सकें। एक बात और है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है। तो एक डिजिटल सिग्नेचर भी ले लेना है और अगर आप MSME में रजिस्टर्ड है या अगर नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन भी ले लेना चाहिए। इससे आपको गवर्नमेंट की काफी सब्सिडीज और स्कीम का फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कौन कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है इन्वॉल्व होती है। तो कॉमन अथॉरिटीज जो है जिनसे आपका ज्यादा इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले तो DGFT है जो कि आपको IC कोड देता है। इसके बाद GST डिपार्टमेंट है, फिर कस्टम्स एंड शिपिंग डिपार्टमेंट होता है और RBI तो है ही है क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, फेमा वगैरह का रूल्स होता है। यही कुछ जरूरी अथॉरिटीज हैं जिनसे इंटरेक्ट करने का ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल्स के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बिजनेस मॉडल मेरा क्या होगा। देखिए, 3 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक को बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, दूसरे को बोलते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और थर्ड होता है सर्विस एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर का मतलब ये होता है कि आपने इंडिया में से कुछ सामान लोकल लिया और एक्सपोर्ट कर दिया, ये कम पूंजी में हो जाता है। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सर्विस एक्सपोर्टर के केस में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 बिजनेस मॉडल होता है। तीनों में से जो हमारे लिए सुविधाजनक होगा वो मॉडल आप चुन सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट की जर्नी का शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है। अगर कोई एकदम बिगिनर है, उसको शुरू करना है, तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप क्या कदम उठाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद हम DGFT की साइट पे जाएंगे और अपना IEC कोड को जनरेट करेंगे। इसकी फीस 500 रुपए होती है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। सेकंड में GST रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। इससे हमें एक्सपोर्ट वगैरह में रिफंड मिलने में भी सहूलियत रहेगी। इसके बाद हम आइस गेट पे जाएंगे और वहां एक अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये भी ऑनलाइन ही होता है और एक सिंगल विंडो सिस्टम है पूरे एक्सपोर्ट के अपने प्रोसेस को मैनेज करने का। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको फाइनलाइज कर लेना और जिस कंट्री को करेंगे उसको फाइनलाइज करना। इसके बाद एक CHA को आइडेंटिफाई करके उनसे सर्विसेज लेनी चाहिए। CHA का मतलब होता है कस्टम हाउस एजेंट। ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको पोर्ट पे जो है ना, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन ये सब है, ये एक्चुअल प्रोसेस है, इसमें सपोर्ट करते हैं। तो आप अपने लिए एक CHA का चुनाव कर लेना चाहिए। और इनको टर्म्स थोड़ा टेक्निकल लगता है सुनने में, लेकिन ये जो होता है ना, फ्रेट के टर्म्स को डिफाइन करता है। इससे ये पता चलता है कि बायर के पोर्ट तक का फ्रेट आप देंगे या बायर देगा। इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए, इससे प्राइसिंग अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें हमें ये क्लियर मेंशन करना है या देखना है कि ये अगेंस्ट एडवांस पेमेंट है या LC के टर्म्स पे है। ये सब चीजें जरूरी है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे, जैसे पैकिंग लिस्ट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को रेडी होना है। और सबसे लास्ट स्टेज है शिपिंग का। वंस आप शिप कर देते हैं, आपका
प्रोडक्ट आपके इंपोर्टर को मिल जाता है और आपके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है। तो यही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं वैसे लोगों की जो एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक तो वो करते हैं, वो बायर्स के सिलेक्शन में, बायर्स को बिना प्रॉपर्ली वेरीफाई किए अपने पहले ऑर्डर का एक्सपोर्ट कर देना और बाद में पैसा अटक सकता है। उसके बाद जो है विदाउट एलयूटी फाइल किए हुए एक्सपोर्ट कर देना। एलयूटी फाइलिंग जरूरी होती है जीएसटी के रिफंड के लिए। और जो लास्ट में गलती होती है वो होती है कस्टम क्लियरेंस के प्रोसेस को प्रॉपर्ली नहीं समझना और सीएचए एजेंट जो मैंने आपको बताया था उससे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं करना। अगर आप इन 3 गलतियों पे शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो आपका एक्सपोर्ट की जो जर्नी है बड़ी इजी और स्मूथ हो जाएगी। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा छोटे शिपमेंट से करें और ट्रस्टेड मार्केट में करें। संग में गवर्नमेंट की जो सब्सिडी और स्कीम्स हैं उनका फायदा भी उठाएं, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है ये काफी हाई रिवार्डिंग बिजनेस है, लेकिन एक शर्त है, इसको लीगल तरीके से और समझ के करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीजीएफटी, डॉक्यूमेंटेशन, आइस गेट, ये जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर एक और डिटेल सीरीज बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर डिटेल एजुकेशनल सीरीज बनाऊंगा जो आपके लिए शायद इस जर्नी को और आसान कर देगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड नमस्कार।